अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। थर्ड लेक्चर है जी हमारा बायोटेक्नोलॉजी के चैप्टर में। पीछे वाले में हमने ये पढ़ लिया था बेटे कि कैसे हमने डिटेल पढ़ ली थी कि हमने जीन कहाँ से हासिल करनी है। उसके बाद हमने ये पढ़ लिया था कि जीन को कट करने वाले जो एंजाइम होते हैं मोलेकुलर सीजर्स वो कहाँ से हासिल होते हैं। उसके बाद हमने ये पढ़ लिया कि हमारा जो कैरियर है वो कहाँ से आता है। ठीक है, तो अब कहता है जी हमने रिकम्बिनेंट डीएनए के बारे में थोड़ी सी डिटेल पढ़नी है। तो कहता है जीन ऑफ इंटरेस्ट जो हमने अलहदा कर ली थी मोलेकुलर सीजर्स की मदद से वो हमारे पास है। हमने बैक्टीरिया से प्लाज्मिड बाहर निकाल लिया है। प्लाज्मिड को आपने ना उसी एंजाइम से कट करना है, उसी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करना है जिससे आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को कट किया था, ताकि दोनों स्टिकी एंड एक जैसे बने। प्लाज्मिड को भी उसी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करना है आपने जिससे आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को कट किया था। फिर बैक्टीरियल प्लाज्मिड के अंदर आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट यानी इंसुलिन की जीन लगा देनी है। और कहता है दोनों को अच्छे तरीके से बाउंड करने के लिए एक एंजाइम लगाना है जिसका नेम है डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज कहता है हमारे पास जीन ऑफ इंटरेस्ट थी, उसके बाद हमने बैक्टीरिया से प्लाज्मिड बाहर निकाला, उसको उसी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया जिससे हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट को कट किया था। और उसके अंदर स्पेस बन गई है जहाँ पर हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट लगा दिया है। हमारे पास बैक्टीरियल प्लाज्मिड है, साथ जीन ऑफ इंटरेस्ट है, दोनों को इकट्ठे हम कहते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए। और अच्छे तरीके से सील करने के लिए हमने जो एंजाइम अप्लाई किया उसका नेम है डीएनए लाइगेज। कहता है रिकम्बिनेंट डीएनए का दूसरा नेम काइमेरिक डीएनए भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है जी एक्सप्रेशन सिस्टम या होस्ट सेल, यानी अब हमने अपने रिकम्बिनेंट डीएनए को बैक्टीरिया के अंदर लगाना है। तो कहता है बिफोर रिटेनिंग द प्लाज्मिड, इससे पहले कि आप प्लाज्मिड को लगाएं दोबारा बैक्टीरिया में, जो प्लाज्मिड हमारा रिकम्बिनेंट डीएनए बन चुका है उसको दोबारा बैक्टीरिया में लगाने से पहले ट्रीट बैक्टीरिया विद कैल्शियम क्लोराइड। बैक्टीरिया को ज़रा कैल्शियम क्लोराइड में डिप कर लें जिसकी वजह से उसकी मेम्ब्रेन परमिएबल हो जाती है, यानी ज़्यादा उसके पोर्स ओपन हो जाते हैं और जो हमारा रिकम्बिनेंट डीएनए है वो इजीली बैक्टीरिया में एंटर हो जाता है। ठीक है, तो कहता है जी इससे पहले कि आप अपना रिकम्बिनेंट डीएनए बैक्टीरिया में लगाएं, बैक्टीरिया को कैल्शियम क्लोराइड से ट्रीट कर लें जिससे उसकी मेम्ब्रेन ज़्यादा परमिएबल हो जाएगी और वो इजीली इंटेक कर लेगा। किसको इंटेक कर लेगा? इजीली, वो इजीली इंटेक कर लेगा जी रिकम्बिनेंट डीएनए को। अच्छा जी, नेक्स्ट वो कहता है जी, ये देखें डायग्राम में वो शो कर रहा है कि हमने हमारे पास बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया को कैल्शियम क्लोराइड में ट्रीट किया, उसके बाद उसने प्लाज्मिड को इंटेक कर लिया। अब ये बैक्टीरिया जेनेटिकली मॉडिफाइड हो चुका है क्योंकि इसमें रिकम्बिनेंट डीएनए लग चुका है। अब ये बैक्टीरिया अपना नंबर बढ़ाएगा और जब बैक्टीरिया का नंबर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो सारे बैक्टीरिया एक्सप्रेस करेंगे और आपको आपका डिज़ायर प्रोडक्ट यानी कि इंसुलिन बना के दे देंगे। अब बेटा एक और बात याद रखिएगा कि अब ना कुछ साइंटिस्ट ये भी कहते हैं कि आप ना प्लाज्मिड की बजाय जो बैक्टीरियोफेज के अंदर नहीं होता लैम्डा फेज जो उसका डीएनए होता है उसके अंदर अपनी जीन ऑफ इंटरेस्ट लगाएं। ठीक है, अब उससे फ़ायदा क्या होगा? जब बैक्टीरियोफेज का डीएनए बैक्टीरिया पर अटैक करेगा, वैसे तो 25 मिनट बाद 1 से 2 बैक्टीरिया बनते हैं, यानी एक प्लाज्मिड की 2 कॉपीज़ हो जाती हैं, लेकिन आपको पता है बैक्टीरियोफेज के केस में जब बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया पर अटैक करता है तो 25 मिनट बाद कितनी कॉपीज़ बन जाती हैं? 200। तो कुछ साइंटिस्ट ये भी कहते हैं कि आप प्लाज्मिड बैक्टीरिया वेक्टर जो है ना, जो आपने कैरियर लिया है वो प्लाज्मिड की बजाय अगर आप लेते हैं ना बैक्टीरियोफेज का डीएनए तो 25 मिनट बाद 200 नई कॉपीज़ जीन की बन सकती हैं, लेकिन ये अभी अंडर रिसर्च है बेटा। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारे पास पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। मैंने स्टार्ट में आपको बताया था कि जीन की कॉपीज़ क्रिएट करने के हमारे पास दो मेथड हैं। एक तो बड़े लेवल पे क्रिएट करने के लिए है, इंडस्ट्रियल लेवल पे क्रिएट करने के लिए रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, और लैब के अंदर क्रिएट करने के लिए पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। कहता है द प्रोसेस विच कैन प्रोड्यूस मिलियन ऑफ कॉपीज़ ऑफ अ जीन इन अ टेस्ट ट्यूब। कहता है वो प्रोसेस जो कि एक टेस्ट ट्यूब के अंदर जीन की मिलियन कॉपीज़ क्रिएट कर सकते हैं उसे कहते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, और कहते हैं इसमें जीन भी बड़ी स्पेसिफिक होती है, आप सिर्फ एक छोटी सी जीन की भी कॉपीज़ बना सकते हैं। अब आपने करना क्या है इसके अंदर, आपने सबसे पहले एक पीसीआर मशीन ले लेनी है। पीसीआर मशीन ले लेनी है, उसके अंदर अपनी जीन डाल देनी है जिसकी कॉपीज़ बनानी है। साथ आपने प्राइमर डाल देना है क्योंकि आपको पता है कि रेप्लिकेशन अगर आप जीन की कॉपीज़ बनाना चाह रहे हैं तो डीएनए पॉलीमरेज 3 रिएक्शन स्टार्ट नहीं कर सकता। आपने साथ प्राइमर डाल देना है अंदर और साथ डीएनए पॉलीमरेज 3 एंजाइम डाल देना है। ठीक है, और डीएनए पॉलीमरेज 3 जो आप डालते हैं ये एक एंजाइम है और इसका ख़ास नेम है, इसका नेम है टैग पॉलीमरेज। क्या नेम है इसका? टैग पॉलीमरेज। तो आपने पीसीआर मशीन ले लेनी है, साथ आपने जीन ले लेनी है, प्राइमर ले लेना है जो डीएनए का छोटा सा टुकड़ा होता है, और साथ आपने डीएनए पॉलीमरेज 3 एंजाइम डाल देना है। कहता है आपने जीन ले लेनी है टेस्ट ट्यूब में, पीसीआर मशीन ले लेनी है, डीएनए पॉलीमरेज 3 ले लेना है। और जो डीएनए पॉलीमरेज 3 हम लेते हैं ना उसका एक ख़ास नाम होता है। वैसे तो आम डीएनए पॉलीमरेज 3 भी होता है लेकिन ये डीएनए पॉलीमरेज 3 ख़ास होता है और उसका नाम होता है टैग पॉलीमरेज। टैग पॉलीमरेज क्योंकि ये एक बैक्टीरिया से हासिल होता है जिसका नेम है थर्मस एक्वेटियस, और ये बैक्टीरिया हॉट स्प्रिंग्स में रहता है और हाई टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सकता है। ठीक है, कहता है जी होगा क्या जब
बेटा आप अंदर उसको जीन को डालेंगे और पीसीआर मशीन को ऑन करेंगे तो जैसे ही हीट आएगी ना तो जीन या डीएनए के दोनों स्टैंड एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। फिर वैसे ही जैसे हम डीएनए रेप्लिकेशन में पढ़ते थे, एक स्टैंड कंटिन्यूसली बन जाएगा लीडिंग, दूसरा डिसकंटिन्यूसली बन जाएगा लैगिंग, और इस तरीके से आपकी कॉपीज़ क्रिएट होती रहेगी। कहते हैं इसे पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्यों कहते हैं? पॉलीमरेज इसलिए कहते हैं इसे क्योंकि इसमें डीएनए पॉलीमरेज 3 एंजाइम यूज़ हुआ है। चेन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये रिएक्शन बार बार अपने आप को क्या करता रहता है बेटा, रिपीट करता रहता है। ठीक है। उसके बाद बेटा आ जाता है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक एनालाइजिंग द डीएनए, या जिसे हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी कहते हैं। एनालाइजिंग द डीएनए या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है? अक्सर आप लोगों ने डीएनए टेस्ट का नाम सुना होगा कि डीएनए टेस्ट किया जाता है। ठीक है, वो डीएनए टेस्ट क्या होता है? कहता है आपने एक जीन ले लेनी है, जीन या डीएनए सैंपल ले लेना है। ठीक है, आपने पीसीआर मशीन को यूज़ करके ना उसकी सैंपल की कॉपीज़ बना लेनी है। और कहता है फिर कॉपीज़ बनाने के बाद ना आपने उसको उस कॉपीज़ को रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस की मदद से कट कर देना है। आपने डीएनए टेस्ट कैसे करते हैं ये हमने देखना है। डीएनए टेस्ट कैसे होता है जी? सबसे पहले आपने डीएनए का सैंपल ले लेना है, पीसीआर मशीन से उसकी कॉपीज़ बना लेनी है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस की मदद से उसे टुकड़ों में कट कर देना है। और कहता है फिर एक मशीन होती है जिसे कहते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। आपने उस मशीन के ऊपर टुकड़े रख देने हैं और मशीन को इलेक्ट्रिकली कनेक्ट करना है। ये देखिए हमने पहले डीएनए के सैंपल लिए, 3 डीएनए ले लिए हमने। ठीक है, 3 डीएनए ले लिए, पीसीआर मशीन से उनकी कॉपीज़ बना ली, उसके बाद उन्हें कट किया और एक मशीन पर डाल दिया जिसका नेम है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। उस मशीन पर ऊपर जेल लगी होती है, उस जेल को कहते हैं एगारोज जेल। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक बंदे का डीएनए है ए, दूसरे बंदे का डीएनए है बी, तीसरे बंदे का डीएनए है सी, उसे आपने एगारोज जेल पे डाल दिया है। जैसे ही आप मशीन को ऑन करेंगे, एगारोज जेल ना इन टुकड़ों को इनकी लेंथ की बेस पर अलहदा करती जाएगी। ठीक है, देखिए ज़रा, सबसे बड़ी लेंथ वाला टुकड़ा नीचे, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा। ठीक है, ऐसे ये टुकड़े सेपरेट होते चले जाएंगे। अब आपने टेस्ट कैसे करना है? फॉर एग्जांपल आप ये देखना चाह रहे हैं ए बी और सी में से किन दो इंसानों का डीएनए आपस में मैच करता है। तो जिनके बैंड आमने सामने होंगे उनका डीएनए मैच करेगा। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें ए और सी के बैंड आमने सामने हैं, इसका मतलब है इनका डीएनए मैच कर रहा है और बी का डीएनए इनके साथ मैच नहीं कर रहा। एक शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि एप्लीकेशन ऑफ डीएनए एनालाइजिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या पीसीआर, तीनों में से किसी की भी एप्लीकेशन पूछ रहे हैं तो आपने यही वाला बताना है बेटे। कहता है इट इज़ यूज टू डायग्नोज वायरल इन्फेक्शन, कैंसर और जेनेटिक डिसीज़। अगर किसी इंसान को वायरल इन्फेक्शन होगी, जेनेटिक बीमारी होगी या इस तरह की कोई भी चीज़ होगी तो उसके बैंड्स इरेगुलर बनेंगे। तो उसके बैंड्स कैसे बनेंगे बेटा? इरेगुलर बनेंगे। ठीक है। फोरेंसिक साइंसिस कहता है जी, फोरेंसिक साइंसिस में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। कैसे? कहता है टू सॉल्व द केस ऑफ डिस्प्यूटेड पेरेंट। अगर कोई माँ बाप के दरमियान लड़ाई है किसी बच्चे को लेके तो उसका डीएनए टेस्ट किया जा सकता है। टू सस्पेक्ट द रेपिस्ट, एक रेपिस्ट को उसके स्पर्म या ब्लड से आइडेंटिफाई किया जा सकता है। टू आइडेंटिफाई द मर्डर, अगर कोई इंसान किसी दूसरे का मर्डर करने की कोशिश करता है तो वो इंसान अपने डिफेंस में कुछ तो करेगा ही ना। फॉर एग्जांपल उसका बाल नोचेगा, स्किन नोचेगा और उसके नाखूनों में कोई ना कोई टुकड़ा तो फंसेगा स्किन का, तो उस टुकड़े का डीएनए टेस्ट करके आप चेक कर सकते हैं कि ये किस इंसान का डीएनए है। इसके अलावा कहता है टू आइडेंटिफाई द विक्टम्स। कहता है कई जो आपको कहते हैं कि इंसान मर्डर हो जाता है और उसकी लाशें नहीं मिलती, फिर कई साल बाद मिलती हैं, सिर्फ उनकी हड्डियाँ मिलती हैं, तो उनको पहचानने के लिए भी डीएनए टेस्ट किया जा सकता है। टू स्टडी द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, आप एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को स्टडी करने के लिए भी इसे यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसकी मदद से आप 76,000 साल पुराने ममीफाइड ब्रेन को स्टडी कर सकते हैं और 17 से 20 मिलियन साल पहले प्लांट फॉसिल को भी स्टडी किया जा सकता है। तो बेटा ये था आज का हमारा लेक्चर। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।